अध्याय 12 पितृदेव। हैरी जानता था कि हरमाइनी के इरादे अच्छे थे, लेकिन इसके बावजूद वह उससे नाराज था। वह कुछ समय तक दुनिया की सबसे अच्छी झाड़ू का मालिक था, लेकिन हरमाइनी की दखलंदाजी के कारण झाड़ू उसके हाथ से चली गई थी। अब तो वह यह भी नहीं जानता था कि वह झाड़ू को दोबारा देख भी पाएगा या नहीं। वह अच्छी तरह से जानता था कि फायर बोल्ट में अब तक कोई गड़बड़ी नहीं थी, लेकिन जादू टोना विरोधी जांचों के बाद न जाने क्या हाल होगा उसका। रॉन भी हरमाइनी पर आग बबूला था। जहां तक उसका सवाल था, वह यह मानता था कि एकदम नई फायर बोल्ट के पुर्जे पुर्जे खोलकर उसकी जांच करना किसी अपराध से कम नहीं है। बहरहाल हरमाइनी अपने काम को सही मानती थी, फिर भी वह हॉल में आने से कतराती थी। हैरी और रॉन जानते थे कि उसने लाइब्रेरी में शरण ले ली होगी, लेकिन उन्होंने उसे मनाने की कोई कोशिश नहीं की। कुल मिलाकर जब नए साल के कुछ समय बाद ही स्कूल के बाकी विद्यार्थी लौट आए और गर्दा टावर एक बार फिर भीड़ तथा शोर से भरा हो गया, तो वे खुश हुए। वुड ने टर्म शुरू होने से पहले वाली रात को हैरी से अकेले में बातचीत की। उसने पूछा, क्रिसमस अच्छी रही? फिर जवाब का इंतजार किए बिना ही वह बैठ गया और धीमी आवाज में बोला, मैं क्रिसमस के दौरान सोच रहा था हैरी, पिछले मैच के बारे में। अगर दम पिशाच अगले मैच में भी आ गए, मेरा मतलब है हमारा क्या होगा अगर तुम एक बार फिर। वुड अजीब तरीके से वाक्य को अधूरा छोड़ते हुए रुक गया। मैं उसका हल निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, हैरी ने तत्काल कहा। प्रोफेसर ल्यूपिन ने कहा है कि वे मुझे ये सिखा देंगे कि दम पिशाचों को दूर कैसे भगाया जाता है। शायद वे इसी सप्ताह से सिखाना शुरू कर देंगे। उन्होंने कहा था कि वे क्रिसमस के बाद यह काम करेंगे। अच्छा। वुड के चेहरे की परेशानी अब कम हो गई। अगर ऐसा है तो बहुत अच्छा है। मैं सचमुच नहीं चाहता कि तुम्हारी जगह किसी और को खोजी बनाऊं, हैरी। और क्या तुमने नई झाड़ू का ऑर्डर दे दिया है? नहीं, हैरी बोला। क्या? अब तो तुम्हें जल्दी से जल्दी ये काम कर डालना चाहिए। देखो, चीलघाट से होने वाले मैच में तुम उस शूटिंग स्टार पर नहीं उड़ सकते। उसे क्रिसमस के तोहफे में फायर बोल्ट मिली थी, रॉन बोला। फायर बोल्ट? नहीं, तुम मजाक कर रहे हो। असली फायर बोल्ट? इतना खुश होने की जरूरत नहीं है ओलिवर, हैरी ने उदासी से कहा। वह फायर बोल्ट अब मेरे पास नहीं है, उसे जब्त कर लिया गया है। और फिर उसने पूरी बात बताई कि फायर बोल्ट पर इस समय जादू टोने की जांच हो रही है। जादू टोना? उस पर जादू टोना कैसे हो सकता है? सीरियस ब्लैक, हैरी ने थके अंदाज में कहा। लोग मानते हैं कि वो मेरे पीछे पड़ा है, इसलिए मैगोनिकल को लगता है कि वो मुझे झाड़ू भेज सकता है। वुड ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया कि कुख्यात खूनी उसके खोजी के पीछे पड़ा है और बोला, पर ब्लैक फायरबोल्ट कैसे खरीद सकता है? वह इस समय छिपा हुआ है। पूरा देश उसकी तलाशी कर रहा है। वह क्वालिटी क्विडिच सप्लाईज में जाकर झाड़ू कैसे खरीद सकता है? मैं जानता हूँ, हैरी बोला, लेकिन मैगोनिकल फिर भी उसके पुर्जे पुर्जे खोलना चाहती हैं। वुड का चेहरा पीला पड़ गया। मैं उनसे इस बारे में बात करूंगा, हैरी, वुड ने वादा किया। मैं उन्हें सही स्थिति बताऊंगा। फायर बोल्ट, असली फायर बोल्ट हमारी टीम में। आखिर हमारी तरह वे भी तो चाहती हैं कि गरुड़द्वार जीत जाए। मैं उन्हें सही स्थिति बताऊंगा। फायर बोल्ट। अगले दिन से क्लासेस फिर से शुरू हो गईं। कोई भी जनवरी की ठंडी सुबह जंगल के पास 2 घंटे नहीं बिताना चाहता था, लेकिन हैग्रिड ने वहां पर आग जला दी थी। इस आग में सैलेमेंडर छिपकलियां घूम रही थी, जिनकी हरकतें देखकर सबको मजा आ गया। विद्यार्थियों ने सूखी लकड़ियां और पत्तियां बटोर कर आग को जलाए रखा। आग को पसंद करने वाली सैलेमेंडर छिपकलियां आग से सफेद हो गए लट्ठों पर ऊपर नीचे घूमती रहीं। इसके बजाय ज्योतिष की नए टर्म की पहली क्लास में उन्हें जरा भी मजा नहीं आया। प्रोफेसर ट्रिलोनी अब उन्हें हस्तरेखा शास्त्र पढ़ा रही थीं। उन्होंने हैरी को यह जानकारी देने में जरा भी देर नहीं की कि उसके हाथ की जीवन रेखा कितनी छोटी है, उतनी जितनी उन्होंने आज तक किसी के हाथ में नहीं देखी। हैरी गुप्त कला से रक्षा की क्लास में जाने के लिए बेताब था। वुड से हुई बातचीत के बाद वह जल्दी से जल्दी दम पिशाच विरोधी प्रशिक्षण लेना चाहता था। जब हैरी ने क्लास के अंत में प्रोफेसर ल्यूपिन को उनका वादा याद दिलाया, तो वे बोले, अरे हाँ, मुझे सोचने दो। गुरुवार की शाम को 8 बजे। जादू का इतिहास का क्लासरूम इतना बड़ा है कि हम वहां पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस बारे में मुझे बहुत सोच विचार करना होगा कि हम ये काम कैसे करेंगे। जाहिर है, प्रैक्टिस करने के लिए हम महल में असली दमपिशाच को तो ला नहीं सकते। जब वे गलियारे से होते हुए डिनर करने जा रहे थे, तो रॉन बोला, वे अभी बीमार दिख रहे हैं ना? तुम्हें क्या लगता है उन्हें क्या हुआ है? उन्हें पीछे से किसी की अजीब हंसी सुनाई दी। वहां पर हरमाइनी थी, जो एक सूट ऑफ आर्मर के नीचे बैठी हुई अपना बैग दोबारा जमा रही थी। बैग में इतनी पुस्तकें भरी हुई थी कि वो बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा था। रॉन ने चिढ़कर पूछा, तुम हम पर क्यों हंस रही हो? किसी बात पर नहीं, हरमाइनी ने अपने बैग को फिर से अपने कंधे पर टांगते हुए ऊंची आवाज में कहा। नहीं, तुम हंस रही थी, रॉन बोला। मैंने कहा था कि ल्यूपिन के साथ क्या गड़बड़ है, ये सुनकर तुम हंसने लगी थी। क्या ये साफ नजर नहीं आता है? हरमाइनी ने अपनी समझदारी झाड़ते हुए कहा। रॉन झुंझलाकर बोला, अगर तुम हमें नहीं बताना चाहती हो तो मत बताओ। अच्छी बात है, हरमाइनी ने घमंड से कहा और चली गई। वह कुछ नहीं जानती है, रॉन ने गुस्से से हरमाइनी को घूरते हुए कहा। वह तो सिर्फ यह कोशिश कर रही है कि हम उससे दोबारा बात करने लगे।
गुरुवार की शाम को 8 बजे हैरी गुरुद्वार के हॉल से निकलकर जादू का इतिहास के क्लासरूम तक गया। क्लासरूम खाली था और वहां पर अंधेरा था। हैरी ने अपनी छड़ी से मोमबत्तियां जला दी। 5 मिनट के इंतजार के बाद प्रोफेसर ल्यूपिन भी आ गए। वे एक बड़ा संदूक उठाकर लाए थे, जिसे उन्होंने प्रोफेसर बिन्स की डेस्क पर रख दिया था। यह क्या है? हैरी ने पूछा। यह एक बहरूपिया है, ल्यूपिन ने अपना चोगा खोलते हुए कहा। वह मंगलवार से पूरे महल में किसी बहरूपिया को ढूंढ रहा था और खुशकिस्मती से यह बहरूपिया मुझे मिस्टर फिल्च की फाइलों वाली अलमारी के भीतर छिपा मिला। असली दमपिशाच का यही सबसे अच्छा विकल्प है। तुम्हें देखते ही बहरूपिया दमपिशाच में बदल जाएगा और तुम उस पर प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रैक्टिस के बाद मैं उसे अपने ऑफिस में बंद रखूंगा। मेरी डेस्क में एक ड्रॉअर है जो उसे पसंद आएगा। ठीक है, हैरी ने कहा। वह ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा था जैसे वह डरने के बजाय खुश हो रहा हो कि ल्यूपिन ने असली दमपिशाच का इतना अच्छा विकल्प खोज लिया है। तो प्रोफेसर ल्यूपिन ने अपनी छड़ी बाहर निकाली और हैरी को भी ऐसा ही करने का इशारा किया। मैं आज तुम्हें जो मंत्र सिखाने जा रहा हूँ वो बहुत ऊंचे स्तर का जादू है हैरी। सामान्य जादूगरी के स्तर से बहुत ऊंचा। इसे पितृदेव सम्मोहन कहा जाता है। यह किस तरह काम करता है? हैरी ने घबराते हुए पूछा। ल्यूपिन ने कहा, देखो, जब यह ठीक तरह से काम करता है तो इससे एक पितृदेव उत्पन्न होता है जो दम पिशाच विरोधी होता है। पितृदेव तुम्हारी रक्षा करता है और तुम्हारे तथा दम पिशाच के बीच एक कवच का काम करता है। हैरी के मन में अचानक एक तस्वीर आई कि वह हैग्रिड के आकार के किसी व्यक्ति के पीछे दुबका हुआ है, जिसके हाथ में एक बड़ा मुदगर है। प्रोफेसर ल्यूपिन ने आके कहा, पितृदेव एक तरह की सकारात्मक शक्ति है। यह उन्हीं चीजों का प्रतिरूप होता है जिन्हें दम पिशाच अपना भोजन मानते हैं। आशा, खुशी, जीवित रहने की इच्छा। लेकिन चूंकि पितृदेव आम इंसानों की तरह निराश नहीं हो सकता, इसलिए दम पिशाच उस पर अपना असर नहीं डाल पाते हैं। लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी देना चाहूंगा हैरी, हो सकता है यह सम्मोहन तुमसे न बन पाए, क्योंकि यह बहुत ऊंचे स्तर का जादू है। कई योग्य जादूगरों को भी इसमें मुश्किल आती है। हैरी ने उत्सुकता से पूछा, पितृदेव कैसा दिखता है? हर जादूगर का पितृदेव अलग अलग होता है। और इसे कैसे उत्पन्न किया जाता है? एक मंत्र से। लेकिन ऐसा तभी होगा जब मंत्र पढ़ते समय तुम अपना पूरा ध्यान किसी बेहद सुखद याद पर केंद्रित करो। हैरी ने सुखद याद की तलाश करने की कोशिश की। निश्चित रूप से डसली परिवार में हुई किसी घटना से काम नहीं चलेगा। आखिरकार उसने उस पल को चुना जब उसने पहली बार झाड़ू की सवारी की थी। ठीक है, उसने कहा और याद करने की कोशिश की कि उस समय उसे कितना अद्भुत एहसास हुआ था। मंत्र यह है। ल्यूपिन ने अपना गला साफ किया। पितृदेव संरक्षणम। पितृदेव संरक्षणम, हैरी दोहराया। पितृदेव संरक्षणम। अपनी सुखद याद पर अच्छी तरह से ध्यान केंद्रित कर रहे हो? हाँ, हैरी ने अपने विचारों को झाड़ू की पहली सवारी पर केंद्रित करने की पूरी कोशिश की। पितृदेव संरक्षतम नहीं, संरक्षणम, माफ कीजिए, पितृदेव संरक्षणम। पितृदेव संरक्षणम। अचानक उसकी छड़ी के किनारे से एक चीज निकली जो सफेद धुएं की लकीर की तरह दिख रही थी। क्या आपने उसे देखा? हैरी ने रोमांचित होकर कहा। कुछ हुआ था? बहुत बढ़िया, ल्यूपिन ने मुस्कुराते हुए कहा। तो फिर ठीक है, दम पिशाच पर इसका अभ्यास करने के लिए तैयार हो? हाँ, हैरी ने अपनी छड़ी को बहुत कसकर पकड़ते हुए और खाली क्लासरूम के बीच में खिसकते हुए कहा। उसने उड़ने पर अपने दिमाग को केंद्रित करने की कोशिश की, लेकिन उसके दिमाग में रह रहकर कोई और ही विचार आ रहा था। अब उसे किसी भी पल अपनी माँ की आवाज एक बार फिर सुनाई देगी, लेकिन उसे इस बारे में नहीं सोचना चाहिए, वरना उसे उनकी आवाज दोबारा सुनाई दे जाएगी और वो उसे नहीं सुनना चाहता था, या दरअसल वह सुनना चाहता था। ल्यूपिन ने संदूक का ढक्कन खोल दिया। संदूक में से एकदम पिशाच धीमे से निकला और उसने अपना नकाब से ढका चेहरा हैरी की तरफ घुमाया। उसने अपने चमकते गिलगिले हाथ से अपना चोगा पकड़ रखा था। क्लासरूम के चारों तरफ की बत्तियां झपकी और फिर बुझ गईं। दम पिशाच ने संदूक से बाहर कदम रखा और हैरी की तरफ खामोशी से बढ़ने लगा। फिर उसने एक गहरी, खरखराती तेज सांस खींची। हैरी को तेज ठंड की लहर का एहसास हुआ। पितृदेव संरक्षणम, हैरी चीखा। पितृदेव संरक्षणम, पितृदेव। लेकिन क्लासरूम और दम पिशाच अब धुंधले हो रहे थे। हैरी एक बार फिर सफेद कोहरे की खाई में नीचे गिर रहा था। अब उसे अपनी माँ की आवाज काफी तेज सुनाई दे रही थी। हैरी को नहीं, हैरी को नहीं, रहम करो, मैं कुछ भी करूंगी। दूर हट जाओ मूर्ख औरत, दूर हटो इसी समय। हैरी झटके से एक बार फिर असली दुनिया में आ गया। वो फर्श पर पीठ के बल लेटा था। क्लासरूम की बत्तियां एक बार फिर जल गई थीं। उसे यह पूछने की जरूरत नहीं थी कि क्या हुआ था। माफ कीजिए, बुदबुदाते हुए वो बैठ गया। उसे एहसास हुआ कि उसके चश्मे के पीछे से ठंडा पसीना बह रहा था। ल्यूपिन ने पूछा, तुम ठीक हो? हाँ, हैरी एक डेस्क का सहारा लेकर खड़ा हुआ और उस पर झुक गया। यह लो, ल्यूपिन ने उसे एक चॉकलेट मेढक पकड़ा दिया। अगली कोशिश करने से पहले इसे खा लो। मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि तुम ये काम पहली बार में कर लोगे। सच तो यह कि अगर तुम इसे पहली बार में कर लेते तो मुझे बहुत हैरानी होती।
अब तो हालत और बिगड़ती जा रही है, हैरी मेढक का सिर खाते हुए बुदबुदाया। मैंने अपनी माँ की आवाज इस बार और तेज सुनी, और उसकी वोल्डेमॉर्ट की। ल्यूपिन का चेहरा अब और पीला दिखने लगा। हैरी, अगर तुम ये नहीं करना चाहते हो तो रहने दो, मैं समझ सकता हूँ। मैं यह करना चाहता हूँ, हैरी ने तेजी से कहा और बचे हुए चॉकलेट मेढक को अपने मुंह में भर लिया। मुझे यह करना ही है। अगर दम पिशाच चीलघात वाले मैच में आ गए तो क्या होगा? मैं दोबारा गिरना बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर हम यह मैच हार गए तो हमारे हाथ से क्विडिच कप निकल जाएगा। तो फिर ठीक है, ल्यूपिन ने कहा। तुम्हें किसी और याद को चुनना चाहिए जो सचमुच सुखद हो। फिर तुम्हें उस पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करना होगा। तुम्हारी पिछली याद ज्यादा शक्तिशाली नहीं थी। हैरी ने अपने दिमाग पर जोर डाला। फिर वह इस नतीजे पर पहुंचा कि जब गरुद्वार ने पिछले साल हाउस चैंपियनशिप जीती थी, वह याद निश्चित रूप से सुखद थी। उसने दोबारा अपनी छड़ी कसकर पकड़ ली और क्लासरूम के बीच में पहुंच गया। तैयार हो? ल्यूपिन ने संदूक के ढक्कन को पकड़ते हुए पूछा। तैयार हूँ, हैरी बोला। वो अपने दिमाग को गरुद्वार की जीत के सुखद विचारों से भरने की कोशिश कर रहा था। साथ ही यह भी कोशिश कर रहा था कि वह इस बारे में न सोचे कि संदूक खुलने के बाद क्या होगा। चलो, ल्यूपिन ने ढक्कन खोलते हुए कहा। कमरा एक बार फिर बहुत ठंडा और अंधकारमय हो गया। दमपिशाच आगे की तरफ लहराया। उसने खरखराती सांस खींची। उसका एक सड़ा गला हाथ हैरी की तरफ बढ़ा। पितृदेव संरक्षणम, हैरी चिल्लाया। पितृदेव संरक्षणम, पितृदेव संरक्ष। सफेद कोहरा उसकी आंखों को धुंधला करने लगा। बड़ी धुंधली आकृतियां अब उसके चारों तरफ हिल रही थीं। फिर एक नई आवाज आई, एक आदमी की आवाज जो दहशत में चिल्ला रहा था। लिली, हैरी को लेकर यहाँ से चली जाओ, वह आ गया है। जाओ, भागो, मैं उसे संभालता हूँ। किसी के द्वारा कमरे का दरवाजा भड़बड़ाने की आवाज आई। फिर तेज आवाज में एक और दरवाजा खुला। ऊंचे सुर में कोई तीखी हंसी हंस रहा था। हैरी, हैरी, जागो। ल्यूपिन हैरी के चेहरे को जमकर थपथपा रहे थे। इस बार तो हैरी को यह समझने में 1 मिनट लग गया कि वह क्लासरूम के धूल भरे फर्श पर लेटा हुआ था। मैंने अपने डैडी की आवाज सुनी, हैरी बुदबुदाया। यह पहली बार है जब मैंने उनकी आवाज सुनी है। उन्होंने वोल्डेमॉर्ट से मुकाबला करने की कोशिश की थी ताकि मम्मी को भागने का समय मिल जाए। हैरी को अचानक एहसास हुआ कि उसके चेहरे पर पसीने के साथ साथ आंसू भी बह रहे थे। उसने अपना चेहरा झुकाकर दुशाले से पोंछा और अपने जूतों के लेस बांधने का नाटक किया ताकि ल्यूपिन उसके आंसुओं को न देख लें। तुमने जेम्स की आवाज सुनी? ल्यूपिन ने एक अजीब सी आवाज में पूछा। हाँ, सूखे चेहरे के साथ हैरी ने ऊपर देखा। क्या आप उन्हें जानते हैं? हाँ, मैं जानता हूँ, ल्यूपिन ने कहा। वास्तव में हम हॉगवर्ट्स में दोस्त थे। सुनो हैरी, शायद हमें आज रात यही रुकना चाहिए। यह सम्मोहन बहुत ऊंचे स्तर का है। मुझे तुम्हें इतनी मुश्किल में डालने वाली सलाह नहीं देनी चाहिए थी। नहीं, हैरी ने कहा। वह दोबारा उठकर खड़ा हो गया। मैं एक और बार कोशिश करूंगा। मैं ज्यादा सुखद बातों के बारे में शायद नहीं सोच रहा हूँ। यही असली कारण है। जरा ठहरिए। उसने अपने दिमाग पर जोर डाला। एक सचमुच सुखद याद, ऐसी याद जिससे वो एक अच्छा और शक्तिशाली पितृदेव उत्पन्न कर सके। जिस पल उसने पहली बार सुना था कि वो जादूगर है और डसली परिवार से निकलकर हॉगवर्ट्स जाने वाला है, इससे ज्यादा सुखद याद और कौन सी हो सकती है। जब उसने सुना था कि वो प्रिवेट ड्राइव छोड़कर जाने वाला है तो उसे कैसा लगा था। उसने यह याद करने की पूरी कोशिश की। फिर वो चलकर खड़ा हो गया और एक बार फिर संदूक के सामने पहुंच गया। तैयार? ल्यूपिन ने कहा, जिनके चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे वह यह काम मजबूरी में कर रहे हो। सुखद याद पर अच्छी तरह ध्यान केंद्रित कर लो। ठीक है, अब शुरू करते हैं। उन्होंने तीसरी बार संदूक का ढक्कन खोला और उसमें से दम पिशाच बाहर निकला। कमरा ठंडा और अंधकारमय हो गया। पितृदेव संरक्षणम, हैरी गरजा। पितृदेव संरक्षणम। हैरी के दिमाग के अंदर की चीख एक बार फिर शुरू हो गई थी। फर्क यह था कि इस बार ऐसा लग रहा था जैसे यह किसी बेसुरे वाद्य यंत्र से आ रही हो। यह कभी धीमी, कभी तेज होती थी। उसे अब भी दमपिशाच दिखाई दे रहा था जो रुक गया था। और फिर हैरी की छड़ी के सिरे से एक बड़ी सफेद छाया बाहर निकली और उसके तथा दमपिशाच के बीच में मंडराने लगी। हालांकि हैरी के पैर कांप रहे थे, लेकिन वह अब भी अपने पैरों पर खड़ा था। हालांकि उसे यह नहीं मालूम था कि वो कब तक खड़ा रह पाएगा। हस्यांतरण, ल्यूपिन ने आगे कूदते हुए कहा। एक जोरदार कड़ाक की आवाज हुई और दमपिशाच के साथ ही हैरी का धुंध भरा पितृदेव भी गायब हो गया। हैरी एक कुर्सी में धंस गया। उसके पैर कांप रहे थे और वो इतनी थकान महसूस कर रहा था जैसे अभी अभी मील भर दौड़ कर आ रहा हो। उसने कनखियों से देखा कि प्रोफेसर ल्यूपिन बहरूपियों को अपनी छड़ी से संदूक में वापस भेज रहे थे। बहरूपिया उनके सामने पहुंचते ही सफेद गेंद में बदल गया था। बहुत बढ़िया, ल्यूपिन ने हैरी की तरफ कदम बढ़ाते हुए कहा। बहुत बढ़िया हैरी, निश्चित रूप से यह एक अच्छी शुरुआत थी। क्या हम एक और कोशिश कर सकते हैं? बस एक और? अभी नहीं, ल्यूपिन ने दृढ़ता से कहा। एक रात के लिए इतनी कोशिशें काफी हैं। अब उन्होंने हैरी को हनी ड्यूक्स की बड़ी चॉकलेट पकड़ा दी। पूरी चॉकलेट खा लो, वरना मैडम पॉम्फ्री मेरी जान के पीछे पड़ जाएंगी। अगले सप्ताह इसी समय।
ठीक है, हैरी ने कहा। उसने चॉकलेट खाते खाते देखा कि ल्यूपिन उन बत्तियों को बुझा रहे थे जो दम पिशाच के गायब होने के बाद दोबारा जल गई थी। तभी उसके मन में एक विचार आया। प्रोफेसर ल्यूपिन, उसने कहा, अगर आप मेरे डैडी को जानते थे तब तो आप सीरियस ब्लैक को भी जानते होंगे। ल्यूपिन तत्काल पलटे। उन्होंने तेजी से पूछा, तुम्हारे मन में ये विचार कैसे आया? कुछ नहीं, मैं बस ये जानता हूँ कि वे हॉगवर्ट्स में दोस्त थे। ल्यूपिन के चेहरे पर राहत के भाव आ गए। हाँ, मैं उसे जानता था, उन्होंने तनाव भरी आवाज में कहा। या मुझे लगता था कि मैं उसे जानता था। हैरी, अब जल्दी से चलते हैं, बहुत देर हो गई है। हैरी क्लासरूम से बाहर निकलकर गलियारे में चलते हुए एक मोड़ पर मुड़ा। फिर वह एक सूट ऑफ आर्मर के पीछे से एक चकतदार रास्ते पर घुमा और चॉकलेट खाने के लिए नीचे बैठ गया। वह सोच रहा था कि उसे ब्लैक का जिक्र नहीं करना चाहिए था, क्योंकि यह स्पष्ट था कि ल्यूपिन उसके बारे में बातें नहीं करना चाहते थे। फिर हैरी अपने माता पिता के बारे में सोचने लगा। हालांकि उसने ढेर सारी चॉकलेट खाई थी, फिर भी उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सारी ताकत चली गई है। हालांकि अपने मरते हुए माता पिता के आखिरी शब्द सुनना भयंकर अनुभव था, लेकिन हैरी ने बचपन के बाद उनकी सिर्फ यही आवाजें सुनी थी। उसे लगा कि उसके मन में शायद उनकी आवाज सुनने की इच्छा थी, लेकिन अगर उसके मन में यह इच्छा रही तो वो कभी सही पितृदेव उत्पन्न नहीं कर पाएगा। वे मर चुके हैं, उसने खुद को सख्ती से याद दिलाया। वे मर चुके हैं और उनके आखिरी शब्द सुनने से वे वापस नहीं लौटेंगे। अगर तुम क्विडिच कप जीतना चाहते हो तो बेहतर यही होगा कि खुद को संभालो। वो उठकर खड़ा हो गया, अपने मुंह में चॉकलेट का आखिरी टुकड़ा भरा और गुरुद्वार के हॉल की तरफ चल दिया। टर्म शुरू होने के एक सप्ताह बाद चीलघात और नागशक्ति का मैच हुआ। नागशक्ति की टीम जीत तो गई, लेकिन बहुत कम अंकों से। वुड के अनुसार यह गरुड़द्वार के लिए एक अच्छी खबर थी, क्योंकि चीलघात को हराने के बाद गरुड़द्वार दूसरे स्थान पर पहुंच जाएगा। इसलिए अब वह अपनी टीम से सप्ताह में 5 दिन प्रैक्टिस करवाने लगा। इसका मतलब था कि ल्यूपिन की दम पिशाच विरोधी कक्षाओं को मिलाकर, जो 6 क्विडिच प्रैक्टिस से ज्यादा दम निकाल देती थी, हैरी के पास सप्ताह में सिर्फ एक ही रात बचती थी जिसमें वो अपना होमवर्क कर सकता था। इसके बाद भी उसका तनाव हरमाइनी जितना नहीं था। ऐसा लगता था कि बहुत ज्यादा पढ़ाई का बोझ आखिरकार अब हरमाइनी पर हावी हो गया था। हर रात को बिना नागा किए वो हॉल के एक कोने में दिखती थी। उसकी पुस्तकें कई टेबलों पर फैली रहती थी। अंकों के जादुई महत्व के चार्ट, पुरातन लिपियों की डिक्शनरियां, भारी सामान उठाते मगलुओं के चित्र और नोट्स की बहुत सी फाइलें। वो शायद ही कभी किसी से बोलती थी, और जब भी कोई उसकी पढ़ाई में बाधा डालता था तो वह उसे झिड़क देती थी। वह ऐसा कैसे कर रही है? रॉन ने एक शाम को हैरी से बुदबुदाकर कहा। उस समय हैरी स्नेप के दिए निबंध को पूरा कर रहा था, जो पकड़ में ना आने वाले जहरों के बारे में था। हैरी ने नजरें उठाकर देखा। हरमाइनी पुस्तकों के इतने ऊंचे ढेर के पीछे बैठी थी कि मुश्किल से दिखाई दे रही थी। क्या? हरमाइनी इतनी सारी क्लासों में कैसे जा रही है? रॉन ने कहा। आज सुबह मैंने उसे अंकों के जादुई महत्व वाली प्रोफेसर वेक्टर से बात करते सुना था। दोनों कल की क्लास के बारे में बात कर रही थी, लेकिन हरमाइनी वहां नहीं जा सकती थी क्योंकि उस समय वो हमारे साथ जादुई प्राणियों की देखभाल की क्लास में थी। ये दोनों क्लासें एक ही समय लगती हैं, और अर्नी मैकमिलन ने मुझे बताया कि हरमाइनी ने मगलुओं का अध्ययन की एक भी क्लास नहीं छोड़ी है, बल्कि उस विषय की आधी क्लासें ज्योतिष के समय लगती हैं। और अजीब बात यह है कि उसने ज्योतिष की भी कोई क्लास नहीं छोड़ी है। हैरी के पास इतना समय नहीं था कि वह उस वक्त हरमाइनी के असंभव टाइम टेबल के रहस्य को सुलझाने की कोशिश करता। उसे दरअसल स्नेप का निबंध पूरा करना था। बहरहाल 2 पल बाद ही उसके सामने एक और बाधा आ गई। वहां पर वुड आ गया। बुरी खबर है हैरी, मैं अभी प्रोफेसर मैगोनिकल से फायरबोल्ट के बारे में बात करने गया था। उन्होंने मुझे बुरी तरह झिड़क दिया। उन्होंने कहा कि मेरी प्राथमिकताएं गलत है। वे कह रही थी कि मुझे कब जीतने की ज्यादा परवाह है, तुम्हारी जिंदगी की परवाह नहीं है। सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने उनसे कहा था कि अगर सुनहरी गेंद को पकड़ने के बाद फायरबोल्ट तुम्हें फेंक दे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वुड ने अविश्वास में अपना सिर हिलाया। सच्ची, जिस तरफ वे मुझ पर चिल्ला रही थी, किसी को भी लगता जैसे मैंने उन्हें कोई भयानक बात कह दी हो। फिर मैंने उनसे पूछा कि वे फायरबोल्ट को कितने समय तक अपने पास रखेंगी। उसने मुंह बनाकर प्रोफेसर मैगोनिकल की गंभीर आवाज की नकल की। जब तक जरूरी है वुड। मुझे लगता है कि अब तुम्हें नई झाड़ू का ऑर्डर दे ही देना चाहिए हैरी। कौन सी झाड़ू किताब के पीछे ऑर्डर फॉर्म है? तुम निम्बस 2001 खरीद सकते हो, जैसा मैलफॉय के पास है। हैरी ने वुड से साफ शब्दों में कह दिया कि मैं ऐसी कोई चीज नहीं खरीदूंगा जो मैलफॉय को अच्छी लगती हो। जनवरी अब फरवरी में बदल गई, लेकिन भयंकर ठंडे मौसम में कोई बदलाव नहीं आया। चीलघाट और गुरुद्वार का मैच करीब आता जा रहा था, लेकिन हैरी ने अभी तक नई झाड़ू का ऑर्डर नहीं दिया था। अब वह रूप परिवर्तन की हर कक्षा के बाद प्रोफेसर मैगोनिकल से फायरबोल्ट के बारे में पूछता था। रॉन उसके पीछे आशा से खड़ा रहता था और हरमाइनी अपना चेहरा घुमा लेती थी। जब यह 12वीं बार हुआ तो प्रोफेसर मैगोनिकल ने उसके मुंह खोलने से पहले ही कहा,
नहीं पॉटर, तुम्हें अभी झाड़ू वापस नहीं मिल सकती। हमने अधिकांश सांपों की जांच कर ली है, लेकिन प्रोफेसर फ्लिटविक कहते हैं इस पर प्रक्षेपण टोना भी हो सकता है। जांच पूरी होने पर मैं तुम्हें तत्काल बता दूंगी। अब मेहरबानी करके मुझे तंग मत करो। स्थिति और भी बुरी इसलिए थी क्योंकि हैरी का दम पिशाच विरोधी प्रशिक्षण उतना अच्छा नहीं चल रहा था जितनी उसे उम्मीद थी। कई हफ्तों की प्रैक्टिस के बाद भी बहरूपीय दम पिशाच के पास आने पर वो एक धुंधली सफेद छाया ही उत्पन्न कर पाता था और उसका पितृदेव इतना कमजोर होता था कि वह दम पिशाच को भगा नहीं पाता था। वह किसी अर्ध पारदर्शी बादल की तरह सिर्फ बीच में मंडराता रहता था। उसे वहां पर रखने में हैरी की शक्ति कम होती जाती थी। हैरी को खुद पर गुस्सा आ रहा था। वह इस बात के लिए अपराधी महसूस कर रहा था कि उसके मन में अपने माता पिता की आवाज दोबारा सुनने की इच्छा थी। तुम खुद से कुछ ज्यादा ही उम्मीदें कर रहे हो हैरी, प्रोफेसर ल्यूपिन ने चौथी प्रैक्टिस में सख्ती से कहा। 13 साल के जादूगर के लिए धुंधला पितृदेव उत्पन्न करना भी बहुत बड़ी सफलता है। अब तुम बेहोश तो नहीं हो रहे हो? मुझे लगता था कि पितृदेव दम पिशाचों को दूर भगा देगा, हैरी ने निराशा से कहा। इससे वे गायब हो जाएंगे। ऐसा सिर्फ शक्तिशाली पितृदेव करता है, ल्यूपिन ने कहा। लेकिन तुमने इतने कम समय में बहुत अच्छा सीखा है। अगर दम पिशाच तुम्हारे अगले क्विडिच मैच में आते भी हैं तो भी तुम उन्हें दूर रखकर जमीन पर उतर सकते हो। आपने कहा था कि अगर दम पिशाच ज्यादा होंगे तो इस काम में मुश्किल आएगी, हैरी बोला। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, ल्यूपिन ने मुस्कुराते हुए कहा। यह लो, अब तुम्हें पुरस्कार मिलना चाहिए। 3 ब्रूमस्टिक्स एक ऐसी चीज लाया हूँ जो शायद तुमने पहले कभी नहीं चखी होगी। उन्होंने अपने ब्रीफकेस से 2 बोतलें निकाली। बटर बियर, हैरी ने बिना सोचे समझे बोल दिया। हाँ, मुझे बहुत पसंद है। ल्यूपिन ने अपनी एक मोहर तान ली। हैरी ने तत्काल झूठ बोल दिया। वो क्या था? हॉग्समिड से रॉन और हर्माइनी मेरे लिए लाए थे। अच्छा, ल्यूपिन ने कहा, हालांकि वे अब भी उसे थोड़ी शक भरी निगाह से देख रहे थे। चलो, चीलघात के खिलाफ गरुड़द्वार की जीत के नाम। हालांकि टीचर होने के नाते मुझे किसी हाउस का पक्ष नहीं लेना चाहिए, उन्होंने जल्दी से आगे जोड़ दिया। वे तब तक चुपचाप बटर बियर पीते रहे जब तक कि हैरी ने वह बात नहीं कह दी जिसके बारे में वो कुछ समय से सोच रहा था। दम पिशाच के नकाब के पीछे क्या होता है? प्रोफेसर ल्यूपिन ने सोचते हुए अपनी बोतल नीचे की। देखो, जो लोग सचमुच ये बात जानते हैं वे इस स्थिति में नहीं रहते कि हमें बता सकें। दम पिशाच अपना नकाब सिर्फ तभी हटाता है जब वो अपने आखिरी और सबसे बुरे हथियार का इस्तेमाल करता है। वह क्या? इसे दम पिशाच का चुंबन कहा जाता है, ल्यूपिन ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा। दम पिशाच जिसे पूरी तरह नष्ट करना चाहते हैं वे उसे चूम लेते हैं। मुझे लगता है कि नकाब के अंदर किसी तरह का मुंह होता होगा, क्योंकि वे अपने जबड़े को अपने शिकार के मुंह पर कसकर जमा लेते हैं और फिर उसकी आत्मा चूस लेते हैं। हैरी को ठसका लगा और उसके मुंह से बटर बियर का घूंट बाहर निकलकर छलक गया। क्या वे मार डालते हैं? अरे नहीं, ल्यूपिन ने कहा। उससे भी बुरा। आत्मा के बिना भी इंसान तब तक जिंदा रह सकता है जब तक उसका दिल और दिमाग काम करता रहे, लेकिन तब खुद के बारे में कोई एहसास नहीं होगा, कोई याद नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। इसके बाद इस स्थिति को ठीक करने का कोई उपाय नहीं होता। इंसान बस जिंदा रहता है किसी खाली सीपी की तरह और उसकी आत्मा हमेशा के लिए चली जाती है। थोड़ी और बटर बियर पीने के बाद ल्यूपिन बोले, यही सजा सीरियस ब्लैक का इंतजार कर रही है। आज सुबह ही दैनिक जादूगर में यह खबर छपी है। मंत्रालय ने दम पिशाचों को अनुमति दे दी है कि अगर उन्होंने उसे पकड़ लिया तो वे उसका चुम्बन ले सकते हैं। हैरी एक पल के लिए तो स्तब्ध रह गया जब उसने सोचा कि किसी की आत्मा उसके मुंह से चूस ली जाती है, लेकिन फिर उसने ब्लैक के बारे में सोचा। वह इसी काबिल है, उसने अचानक कहा। तुम्हें ऐसा लगता है? ल्यूपिन ने हल्के अंदाज में कहा। क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि किसी को इतनी बड़ी सजा मिलनी चाहिए? हाँ, हैरी ने आक्रोश भरे स्वर में कहा, कुछ कुछ चीजों के लिए। वह ल्यूपिन को उस बातचीत के बारे में बताना चाहता था जो उसने 3 ब्रूमस्टिक में ब्लैक के बारे में छिपकर सुनी थी। वह उन्हें बताना चाहता था कि ब्लैक ने उसके माता पिता को किस तरह धोखा दिया था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा क्योंकि उसे यह भी बताना पड़ता कि बिना अनुमति के हॉग्समिड गया था। वो जानता था कि ल्यूपिन इस बात को पसंद नहीं करेंगे, इसलिए उसने अपनी बटर बियर खत्म की, ल्यूपिन को धन्यवाद दिया और जादू का इतिहास के क्लासरूम से बाहर आ गया। हैरी अधूरे मन से सोच रहा था, काश उसने यह नहीं पूछा होता कि दम पिशाच के नकाब के पीछे क्या होता है। इस सवाल का जवाब बहुत भयानक था। आत्मा निकलते समय कैसा लगता होगा? वह इस दुखद विचार में इतना खोया हुआ था कि वह सीधे प्रोफेसर मैकगोनागल से टकरा गया जो सीढ़ियां उतर रही थी। देख के चलो पॉटर। सॉरी प्रोफेसर, मैं अभी गुरुद्वार के हॉल में तुम्हें ही ढूंढ रही थी। यह देखो, यह रही तुम्हारी झाड़ू। हमने इस पर सारे मंत्रों और जादू टोनों की जांच कर ली है, लेकिन हमें इसमें कोई गड़बड़ी नहीं मिली। शायद कहीं पर तुम्हारा कोई बहुत अच्छा दोस्त है पॉटर। हैरी का मुंह खुला रह गया। उसे उसकी फायर बोल्ट वापस मिल गई थी और ये पहले जितनी ही शानदार थी। क्या मैं इसे वापस ले सकता हूँ? हैरी ने धीमे से पूछा। सचमुच? सचमुच, प्रोफेसर मैकगोनागल ने मुस्कुराते हुए कहा।
मुझे लगता है कि शनिवार के मैच से पहले तुम्हें इसकी सवारी की आदत डालनी है ना? और पॉटर, जीतने की कोशिश करना, वरना हम लगातार 8वें साल भी कप नहीं जीत पाएंगे, जैसा प्रोफेसर स्नेप ने मुझे पिछली रात को ही याद दिलाया था। अवाक होकर हैरी फायरबोल्ट को लेकर सीढ़ियां चढ़कर गरुड़दार टावर में ले जाने लगा। जब वो एक मोड़ पर मुड़ा तो उसने रॉन को तेजी से अपनी तरफ आते देखा। वह जमकर मुस्कुरा रहा था। उन्होंने तुम्हें वापस कर दी, बहुत बढ़िया। सुनो, क्या मैं इस पर सवारी कर सकता हूँ कल? हाँ बिल्कुल, हैरी ने कहा। उसका दिल 1 महीने में पहली बार खुश हुआ था। सुनो, हमें हरमाइनी से सुलह कर लेनी चाहिए, वह सिर्फ मदद करना चाहती थी। हाँ ठीक है, रॉन बोला। वह भी हॉल में है, पढ़ रही है। वे गरुड़द्वार के हॉल की तरफ जाने वाले गलियारे में मुड़े। वहां पर उन्हें नेविल लॉन्ग बॉटम दिखा, जो सर कैडोगन से विनती कर रहा था। कैडोगन उसे अंदर नहीं जाने दे रहा था। मैंने सारे पासवर्ड लिख लिए थे, नेविल ने आंसू भरकर कहा, लेकिन वे गुम हो गए हैं। सफेद झूठ बोल रहे हो, सर कैडोगन गरजा। फिर हैरी और रॉन को देखकर वो बोला, गुड इवनिंग मेरे अच्छे युवा सैनिकों, आकर इस पागल को जंजीरों में बांध दो, ये जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। चुप रहो, रॉन ने कहा जब हैरी और वो नेविल के पास आ गए। मेरे पासवर्ड गुम हो गए हैं, नेविल ने दुखी अंदाज में कहा। मैंने उससे इस हफ्ते के सारे पासवर्ड पूछ लिए थे, क्योंकि वो उन्हें बदलता रहता है और मैंने उन्हें न जाने कहाँ रख दिया है। उल जलूल पशोपेश, हैरी ने सर कैडोगन से कहा, जो बहुत निराश दिख रहा था। उसने मन मारकर हॉल का दरवाजा खोला। हैरी के अंदर जाते ही हॉल में रोमांच का माहौल बन गया। सबने अपना सिर उसकी तरफ घुमा लिया। अगले ही पल हैरी के चारों तरफ भीड़ लग गई। सब लोग उसकी फायरबोल्ट को देखकर चिल्ला रहे थे। तुम्हें यह कहाँ मिली हैरी? क्या तुम मुझे इस पर एक बार बैठने दोगे? क्या तुमने इसकी सवारी की है हैरी? चीलघात के जीतने की तो संभावना ही नहीं है, उनके पास तो क्लीन स्वीप है। क्या मैं इसे पकड़ सकता हूँ हैरी? 10 मिनट तक फायरबोल्ट चारों तरफ एक से दूसरे हाथ में घूमी और सबने इसकी हर बात की तारीफ की। इसके बाद जब भीड़ छट गई तो हैरी और रॉन को हरमाइनी साफ दिखने लगी। हरमाइनी ही ऐसी एकमात्र विद्यार्थी थी जो उनके पास भागकर नहीं आई थी। वो अपनी पढ़ाई में जुटी थी और जानबूझकर उनसे नजरें नहीं मिला रही थी। हैरी और रॉन उसकी टेबल के पास पहुंचे। आखिरकार हरमाइनी ने निगाह उठाकर उनकी तरफ देखा। मुझे यह वापस मिल गई है, हैरी ने मुस्कुराते हुए उसे फायरबोल्ट दिखाई। रॉन बोला, देखो हरमाइनी, इसमें कोई गड़बड़ नहीं थी। हो तो सकती थी, हरमाइनी ने कहा। मेरा मतलब है अब यह तसल्ली हो गई है कि यह सुरक्षित है। हाँ मुझे लगता है, हैरी ने कहा। बेहतर होगा कि मैं इसे ऊपर रखाऊं। मैं ले जाता हूँ, रॉन ने उत्साह से कहा। मुझे स्कैबस को उसका रेड टॉनिक भी देना है। उसने फायरबोल्ट ली और उसे इस तरह संभाल कर पकड़ा जैसे वो कांच की हो। फिर वह उसे उठाकर लड़कों के कमरों तक ले जाने वाली सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। क्या मैं बैठ सकता हूँ? हैरी ने हरमाइनी से पूछा। हाँ क्यों नहीं, हरमाइनी ने कुर्सी से चंपत्र का बड़ा ढेर हटाते हुए कहा। हैरी ने भरी हुई टेबल को देखा। वहां पर अंकों के जादुई महत्व का एक लंबा निबंध लिखा था, जिसकी स्याही अब भी चमक रही थी। मगलुओं का अध्ययन वाला निबंध तो उससे भी लंबा था। स्पष्ट करे कि मगलुओं को बिजली की जरूरत क्यों होती है। और फिर उसने पुरातन लिपियों के उस अनुवाद को भी देखा जिस पर हरमाइनी इस समय काम कर रही थी। तुम इतनी पढ़ाई कैसे कर लेती हो? हैरी ने उससे पूछा। जाहिर है कड़ी मेहनत करके, हरमाइनी बोली। पास से हैरी ने देखा कि वह भी ल्यूपिन जितनी ही थकी दिख रही थी। तुम अपने 1-2 विषय छोड़ क्यों नहीं देती हो? हैरी ने पूछा। उस समय हरमाइनी अपनी पुस्तकें उठाकर पुरातन लिपियों की डिक्शनरी खोज रही थी। हरमाइनी हैरान होकर बोली, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अंकों के जादुई महत्व तो बड़ा ही कठिन विषय लगता है। हैरी ने अंकों के एक बहुत ही जटिल दिखने वाले चार्ट को उठाते हुए कहा। अरे नहीं, यह तो बहुत ही अच्छा विषय है, हरमाइनी ने उत्साह से कहा। यह मेरा प्रिय विषय है। यह तो लेकिन अंकों का जादुई महत्व के बारे में और क्या अच्छी बातें थीं, यह हैरी कभी नहीं जान पाया। ठीक उसी समय लड़कों के कमरे से एक दबी हुई चीख सुनाई दी। पूरा हॉल खामोश होकर प्रवेश द्वार की तरफ देखने लगा। फिर तेजी से चलते कदमों की आवाज आई जो लगातार पास आती जा रही थी। और फिर रॉन दिखाई दिया। वह एक चादर घसीट कर ला रहा था। देखो, वह चीखा और हरमाइनी की टेबल के पास आ गया। देखो, वह चीखा और चादर को हरमाइनी के चेहरे के बिल्कुल पास कर दिया। रॉन, क्या? स्कैबस, देखो स्कैबस। हरमाइनी रॉन से दूर हट रही थी और बुरी तरह बौखला रही थी। हैरी ने उस चादर को देखा जिसे रॉन पकड़े हुए था। उस पर लाल धब्बा था। ऐसा लग रहा था जैसे उस पर कोई चीज लगी हुई थी। खून है, रॉन स्तब्ध होकर खामोशी के बीच चीखा। स्कैबस मर गया है। और तुम जानती हो फर्श पर क्या था? नहीं, हरमाइनी ने कांपती हुई आवाज में कहा। रॉन ने हरमाइनी के पुरातन लिपियों के अनुवाद पर कोई चीज फेंकी, जिसे देखने के लिए हरमाइनी और हैरी आगे झुके। लिपियों के अजीबोगरीब आकारों के ऊपर बिल्ली के कुछ लंबे बाल पड़े थे।